ऊंचे नारियल और ताड़ के वृक्षों से घिरा नंदी अपने असंख्य कच्छ गवाक्षों की जगमगाती बत्तियों से किसी जंगी जहाज सा लगता था। दूर से किसी भड़कीले होटल सा दिखता वह अनुपम उत्तंग सौध बंगाल के कुशल शिल्पियों की चतुर कला का उत्कृष्ट नमूना था। कलकत्ते में एक से एक भड़कीले प्रसाद हैं, चमकीली अट्टालिकाएं हैं, किंतु नंदी का सौंदर्य वास्तव में मौलिक था। कलामर्मज्ञ पांडे ने रंगीन पत्थरों को जोड़ जोड़कर ऐसे अनूठे मेहराब और कंगूरे बनवा दिए थे कि 16वीं शताब्दी की भवन निर्माण कला भी फीकी पड़ जाती थी। एक खुले प्रकोष्ठ में एक छोटा सा कमरा था, जिसमें चारों ओर जाली की झिलमिल खिड़कियां थी और पूरा फर्श मोज़ेक था। उसी फर्श और दीवारों की खिल्ली सी उड़ाती एक कोने में काठ की एक छोटी सी चौकी पड़ी थी। उस पर लाल कपड़े से ढकी एक रामायण गृह स्वामिनी की स्मृति चिन्ह बनी रह गई थी। कमरा उस राजप्रसाद की गृह स्वामिनी का था, जो अपने राजसी वैभव को स्वेच्छा से ठुकराकर बद्रीनाथ की किसी गहन कंदरा में जाकर वैराग्य साधना में खो गई थी। विलास के जिस कक्ष में वैराग का प्रवेश सर्वथा निषिद्ध था, वहां कहां से आकर वैराग्य ने उसे गिद्ध की तरह झपटकर दबोच लिया, यह एक आश्चर्यजनक व्यापार ही था। एक दिन वह स्वयं ही अपने वैभव से उबकर चली गई थी। एक पत्र वह पति के लिए छोड़ गई थी। गुरुदेव अब 80 साल के हो चुके हैं, आपकी सेवा पर्याप्त कर ली, फिर आपकी सेवा करने वाले बहुत हैं, गुरु के चरणों में रहकर ही दिन काट लूंगी। ऐसी तैसी साले गुरु की, कर्नल ने क्रोध से दांत पीसकर कहा था और चिट्ठी फाड़कर फेंक दी थी। उसकी सेवा करने वाले कौन थे और किस पर नंदी ने चोट की थी, वह समझ गया, पर उसे किसी का भय नहीं था। न फिर कर्नल ने पत्नी को बुलाने का कोई प्रयत्न किया, न वह स्वयं ही लौट कर आई। बात धीरे धीरे आई गई हो गई। केवल उस अट्टालिका के नाम के साथ ही गृह स्वामिनी की स्मृति अवशिष्ट रह गई। नंदी के विराट बावर्ची खाने में दिन रात दावतों का आयोजन पूर्वत होने लगा। संयम की शिला किसी सैलाब में डूबकर रह गई थी। विवेक स्तंभ ढह गया था। अब गृह का प्रत्येक सदस्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। उड़िया महाराज अपने दाल की कटोरी में जी भरकर घी उड़ेल अपने सूखे शरीर की स्वास्थ्य वृद्धि कर सकता था। मुसलमान बावर्ची अहमद पूरा मुर्ग अपने घर भिजवा सकता था। धोबी जितनी चाहे उतने कबीजे धुलाई में पार कर सकता था। आए दिन मेहमानों की बाढ़ आने लगी। दरिद्र आत्मीय स्वजन दामन फैलाकर हाथा घेरने लगे। कर्नल कुमायूं का आगा खान था दलित विधवाओं का कल्पतरु। कर्नल के नाम के पीछे किसी फौजी ओहदे का वैभव नहीं था। जूट के व्यवसायी कर्नल का नाम केवल उसकी 6 फुटी विराट देह के बूते पर ही पड़ गया था। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिसकी डोर कर्नल के हाथ में नहीं थी। उसके पिता जज थे और माता थी संस्कृत के प्रकांड विद्वान शास्त्री रामेश्वर जी की पुत्री। उन्हें स्वयं ज्योतिष का ऐसा विलक्षण ज्ञान था कि दूर दूर से लोग उनसे अपना वर्षफल बनवाने आया करते थे। पुत्र की प्राप्ति उन्हें शिव की आराधना से हुई थी। इसी से पुत्र का नाम धरा गया शिवदत्त। जज साहब के एक ही संतान हुई। जज साहब स्वयं पहाड़ के कमेटी स्कूलों में ही धर्म पाठ के साथ साथ माँ बाप की गालियों का पाठ पढ़कर बड़े हुए थे। पहाड़ी मास्टरों के लिए उन्होंने गांजे की गोलियां और सुरती का मसाला जुटाया था। 7वीं कक्षा में पहुंचते ही सिगरेट की अमृत स्वरूपी फूंक का रसवादन किया था। इसी से वे चाहते थे कि पुत्र नैनीताल के साहबी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करे, जहां काले झब्बेदार लबादे पहने आयरिश ब्रदर्स समृद्ध पिताओं के भाग्यवान पुत्रों को चाबुक से चमड़ी उधेड़कर अंग्रेजी अदब कायदे सिखाते थे। फीस बड़ी तगड़ी थी, पर जाड़ों की छुट्टियों में शिद्दत स्कूल के ब्लेजर में चमकता घर आता तो जज साहब का सीना गर्व से तन जाता। किसी तरह लड़का सीनियर कैब्रिज पास हो जाए तो फिर विलायत भेज देंगे, जज साहब अपने मित्र से कहते। पर पुत्र को विलायत भेजने का स्वप्न साकार नहीं हो पाया। कुमाऊं तब सनातनी संस्कारों की जटिल बेड़ियों में जकड़ा था। एक साहसी कुमाऊनी तरुण जापान भाग गया था और उसकी ब्रिटिश यात्रा से क्षुब्ध होकर कुमायूं के महापंडितों ने उसके पूरे परिवार को जात-च्युत कर दिया था। पौत्र के अंग्रेजी स्कूल से लौटने पर उस पर विधवत गौमूत्र का छिड़काव कर उसे पितामह की चरण धूल मिलती। शिवदत्त को इंटर कराने के पश्चात इलाहाबाद भेज दिया गया। साथ में एक ब्राह्मण रसोइया भी गया।
संध्या पूजन के नियमों को निभाता सिद्दत एमए कर वकालत पढ़ने लगा। इसी बीच सिद्दत के भाग्य ने पलटा खाया। कुमायूं के कमिश्नरों से जज साहब के पूर्व पुरुषों की मैत्री का क्रम चला आ रहा था। ट्रेल से लेकर रामजी तक उनके परिवार के परम हितैषी मित्र रह चुके थे। एक दिन कमिश्नर जज साहब ने तरुण सिद्दत को देखा और जज साहब से कहा, पांडे, क्यों वकालत पढ़ाकर बेटे का जीवन बिगाड़ रहे हो? देखते नहीं लड़का व्यवसाय में लगाने से चमक उठेगा। कलकत्ते का विल्सन मेरा मित्र है, एक चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम्हारे लड़के को बना देगा। उन दिनों किसी उच्च पदस्थ अंग्रेज अफसर की चिट्ठी सोने की चिड़िया होती थी। विल्सन ने कर्नल को देखा, परखा और पहचान लिया। पटसन का व्यवसायी लखपति विल्सन मानव हृदय का अद्भुत जौहरी था। यदि कर्नल अयोग्य होता तो उसे ठोकर लगाकर दूर फेंकने में उसे तनिक भी संकोच न होता, चाहे वह उसके अंतरंग मित्र का तोहफा ही क्यों न हो। पर वह तो सचमुच ही बहुत प्यारा पहाड़ी तोहफा निकला। युवा सिद्दत की बुद्धि दीप्त चेहरे की तीखी दृष्टि ने ही विल्सन को सबसे अधिक प्रभावित किया। दृष्टि क्या थी? अच्छी खासी सर्जन की तेज छुरी थी, जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति के हृदय में धंसकर मन का सच्चा हाल जान लेती थी। विल्सन के अधिकांश माथत बंगाली थे और प्रायः सबके सब आवश्यकता से अधिक बोलते थे। कर्नल का मितभाषण ही विल्सन की दृष्टि में उसका सबसे बड़ा गुण था। कर्नल एक रहस्यमय चुप्पी के आवरण में डूबा रहता और जब वह बोलता तो प्रत्येक शब्द को विवेक की तराजू में तौलकर। उसकी आवाज नरम थी पर आवश्यकता पड़ने पर गर्म भी हो सकती थी। ऑफिस के सारे कर्मचारी उससे थरथर कांपते थे। वह जानता था कि दिन रात के चिड़चिड़ और धमकियों से ऑफिस का अनुशासन नहीं किया जाता। एक ही बार गरजकर जैसे शेर बब्बर पूरे जंगल को सहमा देता है, उसी प्रकार यदा कदा एकाध बार गरजकर वह सबकी मूछें नीची कर देता। कर्नल का दम भी उसके व्यक्तित्व का एक विशेष हिस्सा था। उसकी छोटी आंखों में दूसरों की खिल्ली सी उड़ाता उसका अहम भाव उसके गर्वीले स्वभाव को और भी स्पष्ट कर देता। उसके इसी दम्भी स्वभाव ने उसके मित्रों की संख्या बहुत कम कर दी थी। शत्रु ही अधिक थे, किंतु कड़े से कड़े शत्रु का सिर भी वह बड़ी निर्ममता से कुचलकर फेंक सकता था। तुम्हारे अदब, कायदे और बुद्धि देखकर मुझे अनायास ही लॉर्ड चेस्टरफील्ड का स्मरण हो जाता है पांडे। विल्सन साहब उसके चौड़े कंधे को थपथपाकर कहते तो वह किसी कुशल फौजी अफसर की भांति शरीर को काट सा बनाकर खड़ा रहता। थैंक यू सर। वह अनोखी अदा से साहब की प्रशंसा ग्रहण करता, पर उसके गंभीर चेहरे पर आत्मश्लाघा की एक रेखा भी नहीं उभरती। धीरे धीरे विल्सन की अनुपम शिक्षा ने उसे कुशल व्यवसायी बना दिया। बड़ी बड़ी फर्म से उसके लिए बुलावे आते, पर अब वह अपने जड़ के सहारे अभिमान से खड़े होने योग्य पुष्ट तमाल तर था। किसी का आश्रय लेकर पनपने वाली वन्यलता नहीं। विल्सन साहब उसे अपने पुत्र से भी अधिक मानते थे। व्यापार संबंधी कोई भी जटिल समस्या होती, पांडे उसे मिनटों में सुलझा देता। कर्मचारियों की हड़ताल होती तो बागियों को बेरहमी से उखाड़ कर फेंक देता। इधर विल्सन साहब को स्वदेश की याद भी सताने लगी थी। विल्सन एक कुशल बुद्धि के दूरदर्शी पुरुष थे। वे जान गए थे कि एक न एक दिन अंग्रेजों को सोने की चिड़िया की ममता की डोर को काटकर जाना ही पड़ेगा। विल्सन साहब अब यथेष्ट गर्मा बटोर चुके थे। अपना कारोबार समेटकर इंग्लैंड जाने लगी तो बड़े आग्रह से पांडे को भी साथ ले लिया। जज साहब ने चुपके से अनुमति दे दी। समाज का घोर विरोध उन्होंने स्वयं झेल लिया, किंतु पुत्र की उन्नत का द्वार अवरुद्ध नहीं होने दिया। पांडे कितना घूमा था, ज्यूरिक, वियना, फ्रांस, इटली, जावा, सिंगापुर, वर्मा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसी बीच विल्सन साहब का देहांत हो गया। यह पांडे के लिए बड़ी कड़ी चोट थी। शोक से विह्वल होकर वह घर लौटने को व्याकुल हो उठा। विल्सन ने ही आज तक उसका हाथ पकड़ पकड़कर उसे तकलीफ की दुर्गम चढ़ाई पार करवाई थी। अब उसकी बाह कौन गहेगा। स्वदेश लौटकर उसने अपने मृत स्वामी का कारोबार फिर चला लिया। विदेश से लौटने पर उसकी व्यवसायी बुद्धि और भी प्रखर हो गई थी। कुछ ही दिनों में वह कलकत्ते के प्रमुख व्यवसायियों में से एक था। पुत्र की महिमा से जज साहब और भी महिमामय हो उठे थे। एक से एक लड़कियों की कुंडलियां आने लगी थी, पर उन्होंने अपने विलायती पुत्र के लिए एकदम ही देसी कन्या ढूंढकर वाग्दान कर दिया। तब कुमायूं में कन्या का रूप रंग नहीं, कुल और गोत्र देखा जाता था। विवाह का दिन नियत कर
कर्नल को तार कर दिया गया था। कर्नल की माँ का मायका नाहन में था। नाहन की प्रवासिनी कुमायूं रमणियां अपने सौंदर्य के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रही हैं। इसी से कर्नल को भी विशेष आपत्ति नहीं हुई थी। विवाह हुआ और वह विवाह बहुत दिनों के लिए कुमायूं के परिवारों में चर्चा का विषय बन गया। बारात के आगे झूमते हाथी, जलती मशालें और आकाश को रंगीन बनाती आतिशबाजियां, सब कुछ कुमायूं के भोले सरल बारातियों के लिए एकदम नया अनुभव था। बतासा से खस्ती कचौड़ियों, फेनीदार बालशाहियों और उसमें भी मीठी नाहन की सुंदरियों की बंकिम चितौनों ने बारातियों को मोह लिया। ऐसी ऐसी मीठी गालियां गाई गई कि समधी रस विभोर हो उठी। दहेज में मीना के गागर, चांदी का पायदान, मामा के यहाँ का भात आदि सब पहाड़ी बिरादरी के लिए एक नई टीमटाम थी। पहाड़ में केवल ₹1.25 जमाता को थमाकर कुश व हल्दी के बूते पर ही कन्यादान किया जाता था। आज पहली बार विवाह की परंपरा ने नई करवट ली थी। गठरी सी सिमटी अपनी नई पत्नी को देखकर कर्नल को एक और चेहरे की स्मृति विह्वल किए दे रही थी। नीले समुद्र सी उदार आंखें और कंधे पर झूलता काश गुच्छा सा बालों का गुच्छा। विल्सन साहब ने जानबूझकर ही कितनी बार दोनों को अवसर दिया था। इटली के नीलाकाश के नीचे मिस्र के पिरामिड के साए में पोर्सिया का सौंदर्य उसे क्लियोपेट्रा की ही भांति चुनौती दे उठा था। क्षण भर को पागल बना दिया उसे एक मादक दृष्टि ने, पर कुल की मर्यादा और समाज का अंकुश उसे सर्वदा जागरूक रखता। जब कभी चित्त का विद्रोही घोड़ा इधर उधर मुंह मारता, वह विवेक की लगाम खींचकर राह पर ले आता। अपनी दुगली संतान को माँ की गोदी में डालकर क्या वह उसे सुखी बना सकेगा? पोर्सिया विल्सन का सौंदर्य, घोड़े की पीठ, ब्रिज की मेज, नाच घर या अपने पिता के साहबी बंगले में ही खिल सकता था। उनके चिलम फूकते बूढ़े पितामह, जिनकी टल्ले लगी धोती को उनके जज पुत्र की महिमा भी नहीं बदल सकी, पोर्सिया क्या बदल सकती? उसके क्रोधी दुर्वासा से पितामह चिलम ठंडी हो जाने पर अपनी बहुओं को कैसी कदर गालियां दे डालते थे। ओरी पात्री, क्या तुम्हारी माए भी तुम्हारे खमसों की कचहरी में चली गई, जो आज ससुर की चिलम का भी ध्यान नहीं रहा? मुंह में आंचल ठूसकर हंसी रोकती घर की बहुएं हंस खेलकर ही क्रोधी पितामह के अग्निवार सह लेती थी। पर पोर्सिया क्या ऐसा कर सकती थी? पोर्सिया विल्सन अपने सुनहरे यौवन को कर्नल के कुल में घूंघट की परत में कभी नहीं बांध पाती। हृदय पर पत्थर रखकर कर्नल उसे भूल गया था। विवाह कर कर्नल अकेले ही कलकत्ता लौट आया। बहू को साथ ले जाने की घृष्टता तब कुमायूं का तरुण नहीं कर सकता था। पुत्र बहू को सास और ससुर की सेवा के लिए ही ब्याह कर लाता था, प्रणय निवेदन की सार्थकता के लिए नहीं। नंदी गोरी थी, शरीर की गठन भी सुंदर थी, पर फिर भी चेहरे पर लावण्य नहीं था। एक रूखा सा भाव पूरे चेहरे पर फैला रहता था। कर्नल चला गया और नंदी परिवार के विशाल जहाज में खलासी की तरह जूत दी गई। जाड़े आते और झरझर कर आकाश से बर्फ की रुई सी धुलकर पत्थरों की ढालू छतों पर बिखर जाती। सेव, अखरोट और दाड़िम की हरी हरी पत्तियां सूख सूख कर उड़ जाती। कोई उनके सूखे ठूठ देखकर नहीं कह सकता कि वे ही सूखे ठूठ कभी फलों के भार से दोहरे होकर लद जाएंगे। ऐसी ही बर्फ नंदी के यौवन पर भी गिर गिर कर जमने लगी। नित्य का बधा काम वह निभाती जाती। कई जोड़ी चाचियां, ददिया सासों की सेवा का उसे अभ्यास हो गया था। जिस दिन पितामह की सधी गालियों की बौछार नहीं होती, उसे वह दिन अधूरा सा ही लगता। मझली सास की चाय में अदरक डालकर भरा गिलास कमरे में ही पहुंचाना पड़ता। बूढ़े पितामह की चीलम में इंजन में निरंतर कोयला झोंकने का काम भी उसी के जिम्मे था। स्वयं जज साहब को नाहन की बहू के गुदगुदो हाथों की डली रोटी में स्वाद आता था। नाहन की बहू ऐसा दिया थी जिसकी जगमगाती जोत से घर भर में उजाला था। अगर अंधेरा था तो केवल उसी दिए के तले। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।